hello everyone. Let me know that audio and video is clear, and then we will start the class. तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज अटेन्युएशन। अटेन्युएशन का सिंपल मतलब है लॉस होना। तो अभी तक तो अपन ये बात कर रहे थे कि ठीक है यार अपनी वेव प्रोपेगेट हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉस होगा उसकी एनर्जी का। ठीक है, अगर अपन परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक की बात करें या परफेक्ट कंडक्टर की बात करें तो कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको पता है परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक का भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो एक्चुअली में लो, अपन कौन सा यूज करेंगे? लो पावर लॉस वाला यूज करेंगे, जिसमें पावर लॉस क्या हो, कम हो। और कंडक्टर भी आपको पता है, परफेक्ट कंडक्टर नहीं हो सकता। तो कंडक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। तो जब वेव ट्रेवल करेगी तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से, जो कंडक्टिंग जो वॉल है उनके रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पावर लॉस होगी। तो ये दो रीजन रहेंगे अटेन्यूएशन के, अपन उन दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अटेन्यूएशन का मतलब क्या है? पावर और एनर्जी लॉस इन वेवगाइड, क्योंकि अपन अटेन्यूएशन इन वेवगाइड की ही बात करेंगे। अटेन्यूएशन कितनी वजह से हो रहा है? दो वजह से। एक तो किसकी वजह से? डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम होगा वेवगाइड में उसकी वजह से। दूसरा किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्टिंग वॉल्स की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंडक्टिंग वॉल्स की वजह से हो रहा है। देखो, टॉपिक इज अटेन्यूएशन। जैसे कल जो है एकेडमिक कैलेंडर तो आ गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सिलेबस शायद आज अपडेट कर दें वो, है ना। कल एकेडमिक कैलेंडर तो आ गया था, शायद उन्होंने एग्जाम के लिए अप्रैल बोला है कि अप्रैल में एग्जाम करवाएंगे। बाकी भविष्य का हम कुछ नहीं बता सकते। तो अटेन्यूएशन क्या है? लॉस है बेसिकली, है ना, पावर लॉस। तो देखो, फॉर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक एंड perfect conductor, there is no loss in power or energy of EM wave propagating through waveguide. But we know that, क्या जानते हो भैया आप लोग, क्या जानते हो? यही जानते हैं कि परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और परफेक्ट कंडक्टर जैसा कुछ नहीं होता। दैट देयर इज नो सच थिंग like
perfect dielectric and perfect conductor. So practically there will be power or energy loss, power or energy loss during transmission of EM wave, transmission of EM wave थ्रू वेव गाइड। यानी कि वेव गाइड से अगर आपको ईएम वेव को भेजना है तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी कम होगी ही होगी, लेकिन अगर उस वेव की फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो फिर पूरा लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं जाएगा आगे, है ना। ये तो हो गया भैया। अब बात करते हैं देयर इज टू कॉज ऑफ पावर लॉस। फर्स्ट वन इज attenuation at conducting walls. I'm sorry, conducting walls because of रेजिस्टेंस। किसकी वजह से? रेजिस्टेंस की वजह से। और जब रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर इंटू आर, पावर लॉस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपने ट्रांसमिशन लाइन में भी देखा होगा जब करंट फ्लो होता है तो तार गर्म हो जाता है ना वायर। तो ट्रांसमिशन लाइन भी क्या एक तरीके से वेवगाइड ही है ना। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंड द सेकंड लॉस इज attenuation due to low loss dielectric media inside the waveguide। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से ये लॉस होगा, तो अपन दोनों को ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक बार ये नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नमस्ते रोहित कुमार, कैसे हो आप? नोट हो जाए तब बता देना भाई।
चलो आगे चलते हैं अब, है ना। देखो भाई, जब अपन ने शुरुआत की थी वेवगाइड की, तो वहां पे अपना जो सबसे पहले जो प्रोपगेशन कांस्टेंट आया था उसको लेकर अपन स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड भाई। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। एक्चुअली कॉल आ गया था एक। हाँ, इधर देखो। सो वी नो दैट अपन ने शुरुआत के अंदर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे थे अपन, उस टाइम पे प्रोपगेशन कांस्टेंट आया था। प्रोपगेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय गामा जी इज इक्वल्स टू आयोटा एप्सिलॉन आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू थी। वहां पे अपन ने क्या कहते हैं, सिग्मा जीरो कर दिया था, क्योंकि अपन नो लॉस डायरेक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सिग्मा वहां पे अपन ने जीरो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अपन बात अटेंशन की कर रहे थे, सिग्मा यहाँ पे आपको जीरो नहीं करना है, तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है। तो इसी को लेके आके अपन चलते हैं। गामा जी इक्वल्स टू, ये आपको शुरुआत के लेक्चर्स में मिल जाएगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। और ये डेरिवेशन करके लेकर आए थे अपन टर्म। तो यहाँ से मगर आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा को कभी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये टर्म बच जाएगी वन प्लस, यहाँ पे सिग्मा तो है ही। ठीक है, अब मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा। तो ये आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा कॉमन आ गया। क्लियर है, मतलब मैंने यहाँ से आयोटा एप्सिलॉन ओमेगा कॉमन लिया, तो ये तो वन हो गया, और ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे देखो, आगे देखो किस तरीके से। अब मैं इस टर्म में को अंडर रूट से बाहर लाऊं, तो गामा जी इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो ध्यान से, आयोटा ओमेगा और अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा वन प्लस। अच्छा, आयोटा को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाना चाहूँ तो माइनस आयोटा, कि रैशनलाइज कर सकते हो आप। आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा ऊपर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आयोटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, और पावर कितनी है, 1/2 है। पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक है, अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी, जब भी अपन बात करेंगे वेवगाइड की, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, और अपन खुद ये चाहते हैं सिग्मा सिग्मा जो है, यानी कि जो एप्सिलॉन अपॉन ओमेगा है, ये जो टर्म है ये एक से छोटा हो। फ्रीक्वेंसी बहुत लार्ज फ्रीक्वेंसीज की अपन बात करते हैं, माइक्रोवेव, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हो क्या होती है, मेगा हर्ट्ज से गीगा हर्ट्ज के रेंज की होती है। तो बेसिकली ये जो टर्म होती है छोटी होती है। तो आपको पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन वन प्लस एक्स बेस टू द पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन अगर एक्स छोटा है, अगर एक्स क्या है, छोटा है वन से, तो अपन हायर ऑर्डर टर्म्स प्लस, यहाँ लिख देता हूँ हायर ऑर्डर टर्म्स, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, गामा जी को मैं लिख सकता हूँ आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका वन माइनस आयोटा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन ओमेगा, यानी कि पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई। क्लियर है, ठीक है, मतलब मैंने कुछ यूज नहीं किया, बस बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया है। तो देखो अब आगे।
रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से एक टर्म आ जाएगी गामा जी इज इक्वल्स टू आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। दूसरी टर्म देखो यहाँ से, ये माइनस है, आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जो टर्म आएगी बेसिकली वो कितने आएगी देखना है ध्यान से, प्लस सिग्मा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाई कितना है 2 एप्सिलॉन ओमेगा। तो ध्यान देना भाई, मैं जो रियल टर्म उसको पहले लिख रहा हूँ, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यों, ऊपर एप्सिलॉन की पावर 1/2 है और नीचे 1 पावर है, तो नीचे 1/2 बच जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो आपको पता है इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, गामा जी इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा जी लिख दो, प्लस आयोटा बीटा जी। ये क्या होता है, फेज फैक्टर होता है, ये क्या होता है, फेज फैक्टर। और ये जो रियल पार्ट है यही तो अटेन्यूएशन करवाएगा, क्योंकि जिसके साथ आयोटा होता है वो तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन देता है, तो जो रियल टर्म है, ये जो टर्म है ये अटेन्यूएशन करवाएगी, तो इसको बोल देंगे अटेन्यूएशन फैक्टर या कोफिशिएंट, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, अटेन्यूएशन कोफिशिएंट और फैक्टर। यहाँ से जो अटेन्यूएशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कितना हो जाएगा, अल्फा जी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, और जो फेज फैक्टर है बीटा जी वो कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपको पता है ये वैल्यू कितनी होती है, नीटा होती है ना, अरे वेव इम्पिडेंस ही तो होता है ये अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये होता है नीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या, अटेन्यूएशन फैक्टर आ गया। लेकिन आपको पता है ये जो वेव इम्पिडेंस है टीई मोड और टीएम मोड में डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हाँ लिखें, है क्या स्पेस कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर टीई मोड, फॉर टीई मोड देखो ये क्या हो जाएगा, अल्फा जी सिग्मा बाई 2, जो इम्पिडेंस होती है वो बेसिकली कितनी होती है, नीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, यही होती है ना। और फॉर टीएम मोड, फॉर टीएम मोड अल्फा जी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 नीटा, और ये इनटू में आता है 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। ये दोनों यहाँ तक नोट कर लो, और जब यहाँ तक हो जाए तब अपन आगे चलेंगे। नहीं तबीयत ठीक है शायद, आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या आवाज से, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है भाई मेरी एकदम।
अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे चलें। हाँ देखो, लेकिन अगर आप एक यहाँ पे लिमिटिंग केस लगा दो, क्या लगा दो कि फ्रीक्वेंसी को मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा ले लूँ, कम तो ले नहीं सकता, कम लूंगा तब तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा पावर का। ठीक है, ये चीज़ अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ तो एफ सी अपॉन एफ जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा, और नेग्लेजिबल हो जाएगा तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ frequency is very greater than cutoff frequency, then attenuation constant approach to the unbounded dielectric मीडिया केस। क्या मतलब हुआ इसका, अगर f बहुत बड़ा है एफ सी से, इसका मतलब कि एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। भाई एफ बहुत बड़ा है तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का अगर किसी में भाग लगाओगे तो बहुत छोटा आएगा, तो आप 1 के कंपेरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हो। तो जो एल्फा जी टी ई जो मोड है वो बराबर हो जाएगा एल्फा जी टी एम मोड के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई नीटा, जो नॉर्मल जो डायलेक्ट्रिक है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आ गया लिमिटिंग केस। ठीक है, अब देखो फॉर द EM वेव traveling through the waveguide magnitude of electric and magnetic field कैन बी रिटर्न एज, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ऑसिलेटरी जो सॉल्यूशन है वो नहीं लिख रहा हूँ, मतलब बेसिकली तो आप ई को क्या लिख सकते हो, जो रियल है वो एक एम्पलीट्यूड को कम कर रहा है, डिकेइंग फंक्शन है। बाकी एक्सपोनेंशियल जो आयोटा बीटा जी है मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा जा सकता है बी इक्वल्स टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जी जेड, क्योंकि ये रियल पैरामीटर है, ये आएगा मैग्नीट्यूड के अंदर। So similarly we can write for voltage and current, तो वोल्टेज को मैं V इक्वल्स टू वी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जी जेड, और करंट को I इक्वल्स टू आई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जी जेड, क्योंकि आपको तो मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट V, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ठीक है, इसमें भी देखो मैं सिर्फ रियल टर्म ले रहा हूँ, मतलब इनका जो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है वो नहीं ले रहा हूँ, आयोटा बीटा जी जेड नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पावर निकालने में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसमिटेड पावर टी आर लिख देता हूँ इसको, रियल ऑफ पावर क्या होती है, आई इंटू वी होती है ना, रियल ऑफ आई इंटू वी। ठीक है, तो मुझे रियल ही चाहिए था, मैं लिख ही रियल रहा था, तो यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिटेड है वो कितना आ गया यहाँ से आपके पास, आई नॉट इंटू वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा जी और जेड।
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना आप, और यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। इम्पीडेंस के कॉन्सेप्ट से कैसे लिखा? अरे टी मोड में मैंने इम्पीडेंस निकाला था, याद करो। टी मोड में देखो, नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक में इम्पीडेंस की टर्म ये आई, तो आपको पता है टी मोड में इम्पीडेंस ये होता है और टीएम मोड में ये होता है। तो नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक का जो इम्पीडेंस था उसको मैं टी मोड के लिए इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया और टीएम मोड के लिए इससे रिप्लेस कर दिया। ये दोनों फॉर्मूले अपन लेकर आए थे टी मोड और टीएम मोड के अंदर, लेकिन जैसे ही अपन इसमें ये केस लगाते थे वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक वाला जो केस है उसी में कन्वर्ट हो जाता है ना, लॉसी डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। कविता कौन सी लास्ट स्टेप अभी मैंने मिटा दी वो, या फिर जो ऊपर जो ब्रैकेट में लिखी हुई थी उनकी बात कर रहे हो? कविता समझ में आ गया क्या आपको? भाई नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक के लिए इंपेडेंस नीटा ही था, लेकिन वेवगाइड के लिए इंपेडेंस नीटा नहीं होता है, नीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर होता है। किसके लिए? टी मोड के लिए। तो मैंने बस इंपेडेंस जो टी मोड का है वो वाला यूज कर लिया और टीएम मोड में टीएम मोड वाला यूज कर लिया, बस ये किया है मैंने। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने ये टर्म एक्स्ट्रा लगा दी, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन असल में किया क्या है मैंने, जो टी मोड के लिए जो इम्पिडेंस होना चाहिए था वो इम्पिडेंस लिख दिया, और जो टीएम मोड में होना चाहिए था वो मैंने टीएम मोड वाले में लिख दिया। ऊपर शायद स्क्रीन पे कट रहा है ये, तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये है फॉर टीई मोड, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये है फॉर टीएम मोड। हाँ मैं समझ गया, एक्स्ट्रा लगता है जब शुरुआत में अपन देखते हैं तो अपने को एक्स्ट्रा थोड़ा लगता है वो, अब समझ में आ गया ना। मतलब मैंने इम्पिडेंस की जगह बस इम्पिडेंस रखा है, अब उसका इम्पिडेंस होता ही एक्स्ट्रा टर्म को कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ तक नोट, चलें आगे। चलो कर लो, नोट कर लो एक बार, है ना।
देखो, अब बेसिकली जो अपना मेन मोटिव है अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका क्वालिटी फैक्टर निकालना है कि क्वालिटी फैक्टर का प्रोपगेशन जो कांस्टेंट है, अटेन्यूएशन वाली जो पार्ट है, उससे क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर मैं इसका z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, अब देखो ये कैलकुलेशन में सब ये मान के कर रहा हूँ कि वेव z डायरेक्शन में जा रही है, तभी तो मैं z यूज कर रहा हूँ ना। ये तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वेव z डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे पावर लॉस होगा, कितनी डिस्टेंस पे गई। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू z। तो देखो डी पी ट्रांसमिटेड अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू आई नोट एंड वी नोट आर एम्पलीट्यूड्स। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का कितना होता है, -2 अल्फा जी जेड, और जब इसका करोगे तो -2 अल्फा जी आगे आ जाएगा, -2 अल्फा जी। जी वैल्यू क्या है, पी ट्रांसमिटेड, इस माइनस को इधर ले आता हूँ, तो डी पी ट्रांसमिटेड अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा जी इंटू पी ट्रांसमिटेड। बोलो हाँ या ना। अरे ये पी ट्रांसमिटेड तो है, ठीक है। अब देखो पहली चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, नेगेटिव साइन। डी पी ट्रांसमिटेड का मतलब क्या है, डीपी अपॉन डी जेड का मतलब क्या है, चेंज इन पावर विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, है ना भाई, लेंथ के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। अभी चेंज नेगेटिव आ रहा है, चेंज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये किसको बता रहा है कि पावर लॉस हो रही है, किसको बता रहा है, पावर लॉस हो रही है। तो ये जो टर्म है, इस पूरी टर्म को डिनोट कर दिया जाता है पी लॉस, या फिर आप सिर्फ पी एल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कुछ बुक्स के अंदर, पी एल से। अब ये ध्यान रखना क्या है, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ है, ये सिर्फ पावर लॉस नहीं है, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। लॉस में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब डीपी, डीपी का मतलब है चेंज, और नेगेटिव आ रहा है मतलब कम हुई है, पावर कम हुई है, तभी नेगेटिव आ सकता है डीपी, है ना। तो पी एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 अल्फा जी और पी ट्रांसमिटेड, तो यहां से अल्फा जी या फिर अल्फा जी आप लिख सकते हो पी एल अपॉन 2 पी ट्रांसमिटेड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लस प्लस आपको एक चीज क्या याद रखनी है कि जो पी एल है ये क्या है, पावर लॉस, पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ, मान लो ये आपका वेव गाइड था, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वेव जा रही है, तो यूनिट लेंथ कवर करने में कितना पावर लॉस हो गया, कितनी पावर कम हो गई, वो है पी एल, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर शायद आप जब से इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुई होगी तब से पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेव एंड ऑसिलेशंस में, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह में, लेकिन याद नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन बता देते हैं। क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन टी, टी इज टाइम पीरियड, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय पावर लॉस पर यूनिट साइकिल, पर यूनिट साइकिल, एक साइकिल में कितना पावर लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, या फिर आप एनर्जी ट्रांसमिटेड भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो जितनी ज्यादा होगी और जितना लॉस कम होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्वालिटी फैक्टर हाई होने का मतलब क्या है, पावर लॉस कम हो रहा है। यहाँ पे अगर आप अल्फा देखोगे तो अल्फा पावर लॉस के क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। तो मैं इन दोनों रिजल्ट से एक चीज कह सकता हूं कि जो भैया जो क्वालिटी फैक्टर है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अल्फा जी के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आगे भविष्य में अपने काम आएगा। तो इन दोनों रिजल्ट्स में अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर अपन आगे चलेंगे।
रोहित पूछ रहे सर इसको फिर से समझा दीजिए। देखो दोबारा से बता दें, गायब हो गया था क्या बीच में रोहित? मैंने कुछ नहीं किया, अच्छा वो मैंने टर्म मिटा दिया ना, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो माइनस ट्वेल्व जी आ गया। तो ये तो देखो सेम पी ट्रांसमिटेड आ गया और ये माइनस ट्वेल्व जी, तो माइनस आ रहा है, ये क्या आ रहा है डीपी, डीपी का मतलब चेंज, चेंज ठीक है, चेंज नेगेटिव आ रहा है मतलब पावर कम हो रही है, अगर बढ़ेगा तो डीपी चेंज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या है पावर लॉस को बता रहा है, पर यूनिट लेंथ को बता रहा है, तो पावर लॉस पर यूनिट लेंथ डीपी अपॉन डी जेड पावर लॉस पर यूनिट लेंथ, तो इसको मैंने पीएल से डिनोट कर दिया, ये एज इट इज कर दिया ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया अल्फा जी इक्वल्स टू पी एल अपॉन टू पी ट्रांसमिटेड, जो अल्फा जी है वो पावर लॉस के प्रोपोर्शनल है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट हो जाए और पावर लॉस कम हो। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला यही होता है और ये आप वेव ऑसिलेशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले पढ़ चुके होंगे ऐसा मेरे को लगता है ठीक है। फिर भी नहीं पढ़े हो तो भी भाई मैंने बता दिया। तो पावर लॉस जितना ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी कम हो जाएगी, है ना, पावर लॉस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो Q है वो पावर लॉस के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अल्फा जो है वो पावर लॉस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं Q प्रोपोर्शनल क्या लिख सकता हूँ, 1/अल्फा जी लिख सकता हूँ। समझ गए? अरे क्वालिटी कब बढ़ेगी, जब पावर लॉस कम होगा, और पावर लॉस कम होगा मतलब अल्फा जी भी कम होगा। इसका मतलब क्वालिटी बढ़ रही है तब ये कम हो रहा है, तो उल्टा इफेक्ट है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे समझ में? ठीक है ठीक है, तो फिर आगे कल करेंगे अपन ठीक है। और आज शायद जो आपका सिलेबस है वो अपडेट हो जाएगा, बाकी एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट है। बाकी रोहित आप भी अपनी जो वेबसाइट है वो विजिट कर लेना, क्योंकि जो यूजीसी ने है, यूजीसी ने गाइडलाइंस दिए हैं कि भैया सिलेबस आपको कम करना पड़ेगा, तो एक बार देख लेना अपडेटेड सिलेबस आया है या नहीं आया है। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए एकेडमिक कैलेंडर तो आ गया है कि मतलब एग्ज़ाम कब कब होंगे, किस किस ब्रांच के कब कब लेंगे, और शायद सिलेबस आज अपडेट हो जाएगा ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ कम तो होगा सिलेबस, शायद 60% सिलेबस रहेगा, 40% सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन 60% सिलेबस भी काफ़ी रहेगा ना, ऐसा मत सोचना कि 60% तो ऐसे ही कर लेंगे पास, क्योंकि इस बार 60% ही था, फिर भी बच्चे फेल हुए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, एमएससी प्रीवियस का सिलेबस थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अगर आप सिलेबस ध्यान से देखोगे एमएससी फाइनल का तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है ऑलरेडी, तो उसमें 40% कम करने के बाद भी आपका सिलेबस अच्छा खासा रहेगा, तो पढ़ना बंद मत कर देना, पढ़ना तो पड़ेगा।
ठीक है रोहित, मैंने देखा नहीं है रिड्यूस्ड सिलेबस, देख लूँगा जो आपने भेजा है मुझे। या फिर आप ऐसा करना रोहित, एक बार दोबारा से भेज देना, बिकॉज काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास अब वो इमेज होगी आपने जो सिलेबस भेजा है उसकी। तो आप एक बार मेरे को जो आपका रिड्यूस सिलेबस है वो भेज देना, ठीक है रोहित।